दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला इसी प्लानिंग पे चल रहे थे कि तुम्हें आईएनएलडी से धक्के मार के निकाला जाए। मतलब रैली से पहली रात भी जो मेन जो बड़ा बैनर लगता है स्टेज के ऊपर, वहाँ से अभय सिंह के फोटो को पड़वाया गया। इन्होंने अलग अलग गेट बना लिए थे अपने। आईएनएलडी वाले इस गेट से आएंगे और जो ये जेजेपी जो उस टाइम सेवा दल का नाम बोलते थे, सेवा दल वाले इस गेट से आएंगे। मतलब सारा प्लान्ड था ऑलरेडी। टी शर्ट का कलर अलग अलग था। इनको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए थे दिग्विजय चौटाला ने कि आईएनएलडी समर्थित यानी चौटाला साहब और जो अभय सिंह जी को नेता मानते हैं वो कोई भी खड़ा होगा तो तुमने बोलने नहीं देना। अभी दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि चौधरी देवीलाल जी ये बात बोलते थे कि लोगों को बहकाना आसान है, समझाया नहीं जा सकता। मैं तो भाई आम घर का बेटा हूँ। ये राजकुमार है, इनको ये चीज़ ओढ़ लगती है। जिला अध्यक्ष आपका एक विधायक को मारने की धमकी देता है, गोली मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। चौधरी देवीलाल की तो ये विचारधारा नहीं रही कि लोकतंत्र में किसी को भी गोली मरवा दो। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई और मेरा हल्का मुझे दिल से चाहता है। अगर मेरे हल्के वाले मैंने तरह के हेलीकॉप्टर देंगे तो हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे भाई। प्रतिपक्ष आप भी विधायक दल में हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हरियाणा के युवा नेता, यूथ आइकॉन, युवा तुर्क, नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवार जी। जस्सी जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जस्सी भाई, सबसे पहले आपका जीवन परिचय, क्या पूरा नाम, शिक्षा? यही है, जस्सी पेटवार मेरा नाम। और वो तो आपका निकनेम है ना, प्रेम से बोलते हैं। यही है। और मैंने बीए किया है और एलएलबी कर रहा हूँ। और जीवन मेरी तो एक खुली किताब है। एक आम से परिवार में जन्म हुआ, छोटी सी उम्र में पापा को खो दिया, उसके बाद संघर्ष किया और शायद मेरे भाग्य में यहाँ लिखा था, तो पता नहीं जीवन किस मोड़ पे यहाँ आ गया। फिर रिश्तेदार और यार अच्छे मिल गए, दोस्त अच्छे मिल गए, भाईचारा तगड़ा मिल गया। और मेरी जो जन्मभूमि है वही मेरी कर्म भूमि है। और जिस भूमि पे जन्म लिया वहाँ के लोग इस कदर दिल के अच्छे हैं। जो अब मेरा काम है राजनीति, जहाँ मुझे भेजा जिता करके, वहाँ के लोग शायद इतने बड़े दिल के हैं कि मेरे जैसे काम घर के बच्चे को भी वो इस हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी महान सदन में भेजा और अब उन्हीं के लिए काम करना है। इतना ही मेरा जीवन परिचय है। जस्सी भाई, आपके लिए एक शेर बोला जाता है कि राहों की जहमतों का मैं क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले कम पड़ गए। हाँ, संघर्ष काफ़ी हो गया बिल्कुल। और कि भाई आज हालात ऐसे हैं कि संघर्ष ख़त्म नहीं होगा। वैसे तो जीवन में संघर्ष सदा ही चलता है। जो सोच थी विधानसभा चुनाव से पहले कि भाई एक सरकार बदलनी है और चीज़ें बदलेंगी और शायद लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, तो मेहनत के दम पे यहाँ आए थे। और अब यहाँ आने के बाद एक बात एहसास हुआ कि भाई संघर्ष ये कम था और दोगुना संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष, एक बात लिखी जाती है कि भी संघर्ष सदैव सक्षम, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो संघर्ष तो मेरे जीवन का परिचय तो सारा सार संघर्ष शब्द में आ जाता है। राजनीतिक सफर की शुरुआत करूं उससे पहले पूछना चाहूँगा, जस्सी भाई के शौक क्या है? ईमानदारी से कहूँ तो बिना बाप के बेटे के शौक़ क्या हो सकते हैं? गरीब परिवार में जन्मा, उसके क्या शौक़ हो सकते हैं? और मेरा कोई शौक़ था नहीं, बस यही था। स्पोर्ट्स में रुचि रही? हाँ, स्पोर्ट्स में रही। क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते हैं। और उसके बाद जब इस सामाजिक जीवन में जब रुचि लेनी शुरू करी तो फिर सब कुछ इसी में लगा दिया। सारा समय, सारी जवानी इसी में लग गई। तो राजनीतिक सफर की शुरुआत कौन से सन से हुई और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हुई? 2011 में मैं आईएनएलडी का पदाधिकारी बना था, यूथ का। और वहाँ से रेगुलर फुल एक्टिव होके काम किया। वहीं 11 से शुरुआत थी और आज आपके बीच। एक बड़ा क्रेज था, मैं भी रैलियां कवर करने जाता था, हर गाड़ी के पीछे जस्सी पेटवार की प्लेट लगी होती थी।
साथी शुरू से अच्छे मिले, टीम शुरू से अच्छी मिली। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में चला जाए, जब तक उसके पास टीम अच्छी नहीं होगी तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो परमात्मा की दया से टीम अच्छी मिली, भाई अच्छे मिले, भाईचारा अच्छा मिला, रिश्तेदार दोस्त अच्छे मिले। तो शुरुआत से एक स्पोर्टिव मेरे लिए बहुत बड़ा एक नेचर रहा मेरे भाइयों की तरफ से। वहाँ से तो यूथ INLD से शुरुआत की, उससे पहले कॉलेज टाइम में आप छात्र राजनीति में रहे? नहीं, मैंने कॉलेज में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा? जी नहीं, इंसो के पदाधिकारी भी रहे हैं आप? कभी नहीं। पिछले दिनों बड़ा विवाद चल रहा था, इंसो के जिला प्रधान बनाया उनको। बड़े लोग हैं और बड़ी झूठ बोलने में शर्म मेरे ख्याल से उसको आती नहीं। तो जो बोला है उसने वो है, लेकिन मैंने तो चैलेंज दिया था, उसके बाद कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि भी मैं कभी इंसो का पदाधिकारी रहा हूँ। तो या तो मैं बैठ जाता हूँ घर, नहीं तो आप बैठ जाओ घर। तो यूथ INLD से शुरुआत की, आप कार्यकारिणी सदस्य बने सबसे पहले, फिर यूथ के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे आप। तो मैं बात करूं तो 2018 गोहाना की रैली का मैं जिक्र करता हूं, आप उस चीज़ के साक्षी हो। उस समय आप इनेलो में थे। बिल्कुल। क्या मामला हुआ था गोहाना में, सच्चाई क्या है? अपने अपने दावे उनके अलग हैं, लेकिन आप एक सच्चाई की बात बताएं। देखिए, सच्चाई ये है कि जो आज हमें पता है जिस चीज़ जो बातें, क्योंकि धीरे धीरे वो कहा है ना भी सच छिप नहीं सकता, एक दिन सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जेजेपी के जो नेता हैं आज, सारे का सारा प्लानिंग किया हुआ था ऑलरेडी। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला इसी प्लानिंग पे चल रहे थे कि तुम्हें INLD से धक्के मार के निकाला जाए। मतलब तुम लोगों में जाके ये कह सको कि हमें निकाल दिया घर से, हमें हमारी पार्टी से निकाल दिया गया। ये प्लानिंग थी, पूरा प्लान्ड था। पहले ही दिन विवाद क्या हुआ, रैली से पहले वाली बताता हूँ। वैसे तो प्लानिंग शुरू से चल रही थी और बीजेपी के टच में थे ये लोग। जी, आप रैली में मौजूद थे ना? मैं रैली से पहले की रात में बताता हूँ आपको क्या हुआ था। जी जी। रैली से पहली रात भी जो मेन जो बड़ा बैनर लगता है स्टेज के ऊपर, वहाँ से अभय सिंह के फोटो को पड़वाया गया, बैनर पड़वाया गया। और अभय सिंह के बैनर को पड़वाने के बाद वहाँ विवाद बढ़ा बच्चों में, आपस में दोनों गुट आपस में लड़े। रात को झगड़ा हुआ, झगड़ा पता नहीं किस तरीके से सुलटा, क्या मैटर हुआ, भागे या क्या हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फिर जब सुबह, तो रात पहले से ही प्लानिंग थी, रात को पोस्टर दोबारा फिर से करवाया गया कवर। जब सुबह हुआ तो इन्होंने अलग अलग गेट बना लिए थे अपने। INLD वाले इस गेट से आएंगे और जो ये जेजेपी जो उस टाइम सेवा दल का नाम बोलते थे, सेवा दल वाले इस गेट से आएंगे। मतलब पहले सारा प्लान्ड था ऑलरेडी। टी शर्ट का कलर अलग अलग था जी। जो INLD की तरफ से टी शर्ट जारी हुई थी उसमें था देवीलाल जी का और चौटाला जी का फोटो, और इनकी पे था देवीलाल और दुष्यंत का फोटो। फिर जब इनको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए थे दिग्विजय चौटाला ने कि INLD समर्थित, यानी चौटाला साहब और जो अभय सिंह जी को नेता मानते हैं, वो कोई भी खड़ा होगा तो तुमने बोलने नहीं देना। जब अभय सिंह जी बोले तो आप वो निकालना रैली की फुटेज। 1 सेकंड के लिए भी किलकियाँ बंद नहीं हुई, बिल्कुल, मतलब शोर बंद नहीं हुआ। और उनके हाथ में दुष्यंत के फोटो थे, और वो लॉबी को रात को ही बोल दिया गया था कि जो डी होती है ना, उस डी को आपने घेर के बैठना है ताकि कंप्लीटली आप दिखे, दुष्यंत के फोटो दिखें या वो किलकियाँ या वो शोर सुनाई दे, वो चीज़ें थी। तो पहले से प्लान था और पूरी तरीके की प्लानिंग थी भी कैसे न कैसे INLD को दो फाड़ किया जाए और सरकार ना बने। तो आपको लगता है कि अगर वो घटना ना होती तो सरकार श्योर आती? 100%। अरे मैं नहीं, हरियाणा प्रदेश का जन जन बोल रहा था कि भाई INLD और बसपा का गठबंधन हो गया है और ये सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको पैसे दिए या क्या ऐसा लालच दिया, इन्होंने अपनी ही घर की पार्टी, खुद की आने वाली सरकार को ख़त्म कर दिया। यानी कि चौधरी अभय सिंह जो आरोप लगाते हैं, अभी इसकी पटकथा जेजेपी बनने की जेल में लिखी गई थी। देखिए, मुझे नहीं पता कहाँ लिखी गई थी, मैं तो इन दोनों भाइयों की बता सकता हूँ कि इन दोनों भाइयों का जो मैटर था वो मैंने बताया। ये बीजेपी के टच में थे, इसलिए इन्होंने INLD को दो फाड़ किया, ये क्लियर है मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता कहाँ लिखी गई। 10 महीनों में 10 सीटें आ गई। उसके बाद दुष्यंत ये कहते हैं कि मेरा सरकार में जाना एक स्मार्ट मूव था, आप उसको कैसे देखते हैं? स्मार्ट, लोकतंत्र में मूव जनता तय करती है, तो जनता ने कर दिया। जो आदमी 50,000 से जीता वो 5,000 वोट पे आ गया। 3 निर्दलीय कैंडिडेट उनसे ऊपर चले गए। बिल्कुल। और आप एक बात हैरानी आपको बताता हूँ
जो लोग स्मार्ट मूव की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल के राज में, ये आपको एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ। ये लोग, इन लोगों की एक शुरू से एक प्रथा रही, आज भी बोलते हैं दुष्यंत चौटाला इस बात कि लोगों को बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। अभी दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि चौधरी देवीलाल जी ये बात बोलते थे कि लोगों को बहकाना आसान है, समझाया नहीं जा सकता। तो इनके मन में वो बात बैठ गई कि भी लोग आने बकाओगे, 5 साल बाद दोबारा विपक्ष में रहोगे, 5 साल बाद फिर सत्ता में आ जाओगे, लोग बहक जाएंगे। ये दुष्यंत चौटाला के और दिग्विजय चौटाला के मन से बात निकल नहीं रही। उनको इस बात का नहीं पता कि आज की राजनीति में युवा आगे आ चुके हैं, आज की राजनीति का जो सिनेरियो हो बदल चुका है, आज की राजनीति के हालात बदल चुके हैं, आज लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में आपकी कई हुई बात सामने आ जाती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, 750 किसानों की शहादत हुई, हरियाणा के लगभग 150 किसान शहीद हो गए, और ये सत्ता में बैठ के मलाई खाने के अलावा इनके कुछ नहीं किया। दुष्यंत चौटाला ने को 11 महकमे मिले। इनका एक वफादार था अनूप दानक, बिल्कुल, वो एनएलडी से विधायक बना लेकिन रहा दुष्यंत के साथ। उसको भी एक ऐसा महकमा दिया जिसकी सांस्कृतिक महकमा, ढोल बजाने वाला, जिसमें केवल पूरे हरियाणा में 35 आदमी हैं। अरे कम से कम उसको तो ढंग से दे देता, जो जिसने तेरे साथ वफादारी की थी। वो दादा गौतम कहते हैं नहीं कि पार्टी के विधायक थे, बिला खोपर एकला जीम गया। अरे कम से कम 11 महकमे थे, एक उसको भाई को बढ़िया दे देता, ताकि उसको भी ये रहता कि भाई मेरी वफादारी का मुझे इनाम मिला। लेकिन वो छोड़ के भागा ना। गौतम साहब को भी टीस है इस बात की। देखो, मंत्री हो सकता है इनके 2 ही बनने थे, वो किसको बनाते हैं ये तो इन्हीं के अधिकारी क्षेत्र की बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पार्टी का फैसला होता है वो किसको मंत्री बनाएगी, किसको नहीं, ये उनका अधिकार है। लेकिन कम से कम मंत्री जिसको आप बना रहे हो, अरे सारे एकले रखने की बजाय उसने भाई ने दे देते। 2 मंत्री तो आपके बन ही सकते थे, 2 को मजबूत महकमे दे सकते थे आप, लेकिन नहीं। लेकिन क्या वो तो उनको। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाद जो अनशन का मामला था, जिसमें आपसे बाद में आपने कहा कि दिग्विजय ने गुहार लगाई कि इनसो वाले बैठ नहीं रहे तो आप अपने यूथ वाले भेजो, वो क्या मामला था? नहीं, मुझे दिग्विजय की गुहार का नहीं पता क्या मामला था क्या नहीं, लेकिन एचएयू के जो बच्चे बैठे थे उसका मामला मैंने विधानसभा में भी उठाया है। एचएयू के स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर के धरना उन्होंने शुरू किया था, तो वहाँ के वीसी के नेतृत्व में प्रोफेसर ने और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे किया, लड़कों पे लड़कियों पे लाठियाँ बरसाई, काफ़ी लोगों को चोट भी आई। मैं अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुँचा और सबसे पहले धरने पे मैं पहुँचा था जी। मैंने उन छात्रों को का हौसला बढ़ाया और ये कहा कि हम भी छात्र जीवन में और आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 2016-17 वाला मामला, जब आपको जो फोटो वायरल हो रही है आपकी जूस वाली प्लेट वाली, जब आपने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वो जीजे यूनिवर्सिटी का हिसार का है, जहाँ दिग्विजय चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो उन्होंने छात्र संघ चुनाव के को लेकर के अनशन किया था, तो हम भी उसका हिस्सा थे। अब एक छोटी सी बात बताइए, आज आप मेरे घर आए हो, मैं तो आज आपके सामने भी प्लेट लेके खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो भाई आम घर का बेटा हूँ, ये राजकुमार है, इनको ये चीज़ ओढ़ लगती है, मैं तो आगे भी खड़ा हो जाऊंगा। अब अगर हुड्डा साहब कहीं खड़े हैं और वो पानी की इच्छा है तो मैं पानी भी पिलाऊंगा। अगर कोई बीजेपी का बड़ा नेता उम्र में मेरे से बड़ा है, मतलब विधायक बनने के बाद भी ये काम करा करता समझते अपने आप? नहीं, आप देखो, आम तो हैं ही हैं भाई, पार्टी के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना है तो आम बढ़ के ही हो सकता है। ये राजकुमार लोग हैं, इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। दिग्विजय चौटाला जैसे घमंडी लोग इस बात को क्या समझेंगे भाई। आज मेरी बात अगर मैं करूं जी, आप मेरे घर आए हो, मैं आपको ट्रे से पानी पिला रहा हूं, चाय पिला रहा हूं, तो मैं तो कोई छोटे बाप का नहीं हो जाता। ये तो हमारी संस्कृति है। और सबसे बड़ी बात, 4-5 दिन से जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं उनको जूस पिलाने में कौन सी शर्म की बात है। और भाई अरोड़ा साहब वहाँ खड़े थे, दुष्यंत चौटाला वहाँ खड़ा था, दिग्विजय चौटाला वहाँ खड़ा था, अनशन पे था, बैठा था, 4-5 लोग और थे। अब भूखे जो 4 दिन से बैठे और अगर मैंने उनके लिए प्लेट लेके जूस आगे कर दिया तो मेरी तो इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये बड़े बाप का बेटा है, इसकी इज्जत, ये लोगों को सोचते इस तरीके से। ये जो है, ये राजकुमार टाइप जो लोग हैं ना, ये दिग्विजय चौटाला जैसी जो जिनकी मानसिकता ख़त्म हो चुकी है,
ये इसी तरीके के आम घर के, ये आज से इनका कल्चर नहीं है, पुराना कल्चर है। ये कभी नहीं चाहते कि आम घरों से कोई आके तुम्हें कोई चैलेंज करे, आम घर के लोगों से कोई आके, इनका एक सिस्टम बना हुआ है। पहले तो आम घर के लोगों के ऊपर बयानबाजी करके गलत सलत तरीके से बोल के उनको दबाने का प्रयास करो, और फिर अगर वो नहीं दबते तो फिर अपने क्रिमिनल टाइप की, क्रिमिनल सोच जैसे कार्यकर्ताओं से गोली मारने की धमकी दिलवाओ। और इनकी और हैरानी बता दूं, 14 अगस्त को इनके एक कार्यकर्ता ने 3 बार मुझे गोली से मारने की धमकी दी। बिल्कुल, आपने एफआईआर भी लॉन्च करवाई। एफआईआर भी लॉन्च हुई। बड़ी हैरानी बताता हूँ आपको इन लोगों की, कि इन लोगों की सोच कितनी संकीर्ण हो चुकी है और किस मानसिकता के ये लोग हैं दोनों भाई। आज तक उस व्यक्ति को इन्होंने पार्टी से ना निकाला, ना पद से हटाया। वो आज भी जेजेपी की जो छात्र विंग है इनसो का जिला अध्यक्ष है, आज भी। अरे जिसके ऊपर 2016 में मर्डर का केस लगा हो, जिसके ऊपर 2018 में SC ST एक्ट लगा हो, जिसके ऊपर अनेकों धाराओं में मामले दर्ज हों, और उसको तुम 2024 में इनसो का जिला प्रधान बना रहे हो, वो भी छात्र विंग का। जो छात्र हम सोचते हैं कि भाई ये भविष्य बनेंगे आगे जाके, उस विंग का ऐसे क्रिमिनल आदमी को आप जिला अध्यक्ष बनाते हो। फिर वो जिला अध्यक्ष आपका एक विधायक को मारने की धमकी देता है, गोली मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद ना तो उसको आप पद से हटाते हो, और ना कभी सार्वजनिक बयान दिया दोनों भाइयों में से किसी ने कि भाई हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, इसने गलत बोला। आम आदमी को या किसी जनप्रतिनिधि को इस तरीके की भाषा लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। तो लोग कहते हैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले हैं। चौधरी देवीलाल की तो ये विचारधारा नहीं रही कि लोकतंत्र में किसी को भी गोली मरवा दो, या किसी को दबाने के लिए उसको धमकी दिलवाओ, या ओछे शब्द गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, ये शब्द यूज करो। तो ये लोग वैसे भी मैं इन पे चर्चा करना भी नहीं चाहता। इनकी ये खत्म, ये राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, मानसिक रूप से खत्म हो चुके हैं, और इनकी रग रग को हरियाणा प्रदेश का जन जन जान चुका है। 1 दशक से ज़्यादा आप इनेलो में रहे, जो देवीलाल की नीतियों में विश्वास रहा, कांग्रेस में अपने आप को एडजस्ट कर लिया? क्योंकि हमेशा कांग्रेस को गाली देती रही है इनेलो। लड़ाई विचारधारा की होती है। मैंने कभी किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं किया जब तक किसी आदमी ने मेरे पे नहीं कहा। मैंने ना कभी चौटाला साहब के बारे में कभी गलत बोला, ना चौधरी देवीलाल के बारे में बोला, ना मैंने कभी अजय सिंह के बारे में गलत बोला, ना मैंने कभी अभय सिंह जी के बारे में गलत बोला। जब 2019 का जब दौर आया तो एक बात महसूस हो चुकी थी कि भाई किसी भी चीज़ में जब ज़रूरत पड़ेगी तो INLD बीजेपी के साथ जाएगी, और बीजेपी के साथ मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। बीजेपी की जो आज की विचारधारा है वो जात पात और धर्म की राजनीति पे डिपेंड करती है, झूठ की राजनीति पे डिपेंड करती है, दिखावे की राजनीति पे डिपेंड करती है। ये मेरी विचारधारा नहीं है। मुझे जब लगा कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प है, हरियाणा में कांग्रेस ही बीजेपी को बाहर कर सकती है, तो मैंने अपना चुनाव कर लिया और मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करी। आज जिस विचारधारा का मैं हूँ, किसान मजदूर कमेरे की जो मेरी विचारधारा है कि इस प्रदेश में उस व्यक्ति को अपना हक मिलना चाहिए जो व्यक्ति कमा के खाता है, जो व्यक्ति हर समाज का सम्मान करता है, जो व्यक्ति किसी की भी लड़ाई हो, अगर लड़ाई हक की है तो वो जाके खड़ा हो जाए। मैं उस विचारधारा का हूँ, और ये विचारधारा मुझे कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नजर आई, तो मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो जस्सी भाई, जैसे आपने कहा 18-19 में तय था, पूरा हरियाणा जानता था इनेलो की सरकार बनने जा रही है। 24 के अंदर हर सर्वे, हर पोल ये कह रहा था कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्या कारण रहे जो कांग्रेस नहीं आ पाई? वोट चोरी। बहुत जल्द आपको मैक्सिमम 15 दिन में ये पता चल जाएगा कि भाई हरियाणा में किस तरीके से लोकतंत्र, मतलब राहुल जी का आरोप सही है? 101%। हुड्डा साहब भी ये आरोप लगाते रहे? नहीं, आरोप नहीं है ये, राहुल गांधी जी ने तो सबूत पेश किए हैं। और अभी तो सिर्फ एक ये डेमो है, फिल्म बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आपको ऐसे ऐसे कारनामे मिलेंगे, ऐसे ऐसे कारनामे इन लोगों ने किए हैं सरकारें चुराने के लिए कि आप और मैं कल्पना तक नहीं कर सकते। आज बताइए, पहला नया वोटर 80 साल का है, 92 साल का नया वोटर है, 124 साल की महिला भी वोटर है देश में और जीवित है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आया आज तक। बिल्कुल। और चुनाव आयोग में आ गए।
राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग खुद हलफनामा दे देख कि हमारी वोटर लिस्ट में 1% भी गड़बड़ी नहीं है, दो जनता को। और अगर ये सारा डिजिटल हो जाए तो 1 मिनट में सारा सच सामने आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात बताइए, किस महामूर्ख को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया? 2024 से पहले नियम आता है कि हाईकोर्ट के जज, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको तय करेंगे। पहले आ जाता है कि रिटायर्ड उसकी हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप तय कर लेंगे। उन्होंने अपना बिठा लिया। ये जो अध्यक्ष हैं चुनाव आयोग के, इससे पहले अमित शाह जी के सेक्रेटरी रहे हैं, धारा 370 पे काम इन्होंने किया है। ये इनके बेटे बेटी जो भी हैं सभी IAS हैं, IRS हैं, इसके परिवार के सभी मेंबर। ज्ञानेश गुप्ता जी के ज्ञानेश गुप्ता जी कहते हैं कि हम वोट डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते क्योंकि इससे महिलाओं की आत्मसम्मान या महिलाओं की उस पर डिग्निटी पे फर्क पड़ता है। अब मुझे बात बताओ, ये चुनाव आयोग कैसा चुनाव आयोग है कि वोट डालने वाली चीज जो महिला वोट डाल रही है वो संदिग्ध है? ऐसा वोट डालते वक्त हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि चुनाव आयोग को वो संदिग्ध लगता है? आप वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करो ना, ट्रांसपेरेंसी आए। जो कहते हैं, मतलब कितने मूर्ख लोग हैं, किस तरीके से देश को पागल बनाया जा रहा है कि ऐसे हम डाटा देने लग गए तो हमें 3600 साल लग जाएंगे। अरे कमाल है, इतनी सी हार्ड डिस्क आती है जी। अगर एक ड्राइव में बात करें ना, पूरे देश का डाटा एक ड्राइव में आ जाता है, इतनी सी होती है। पूरे देश का, पूरी दुनिया का डाटा डाल सकते हो आप। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग रखने की जगह नहीं थी। कमाल का चुनाव आयोग है। मैं जैसे भाई आपके हल्के पे आता हूँ, नारनौंद में कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो है डंका बजता था, उसके बाद शैलजा जी ने वहाँ एक रैली की और डॉक्टर अजय चौधरी को उम्मीदवार अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में पहले उम्मीदवार थे जिनको अनाउंस किया गया। फिर बाद में उनकी टिकट कटती है। सियासी गलियारों में चर्चा है, उकलाना से वो खुद लड़ना चाहती थी, उकलाना और नारनौंद ही ले बैठे, नहीं तो कांग्रेस आ जाती। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, शैलजा जी अगर कहीं से चुनाव लड़ना चाहती थी तो वो तो आसानी से लड़ सकती थी, उन्हें कौन रोकता है? वो पार्टी की इतनी बड़ी सीनियर नेता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई उकलाना नारनौंद की वजह से सरकार नहीं आई, मुझे तो उनकी सोच पे भी बड़ी हंसी आती है। नारनौंद तो कांग्रेस पहली बार जीती है 52 साल के बाद। उकलाना में आखिरी बार कांग्रेस के जो विधायक थे वो नरेश सेलवाली थे, बिल्कुल। उनके बाद 2 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2019 चले जाओ, दूर मत जाइए, 2019 में नारनौंद से कांग्रेस की 5000 वोट आई और 2500 वोट आई उकलाना में, और हम दोनों विधायक बने हैं कांग्रेस के। तो हमारी वजह से कैसे सरकार नहीं आई? अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि जो दोनों सीटें जीत के आई है उनकी वजह से सरकार नहीं आई? नहीं, कहते हैं जो पिथी गांव में हुआ था, पृथ्वी चंद जो 85 वर्षीय बुजुर्ग थे, उन्होंने कोई जाति से बात कर दी, उसको लेकर शैलजा जी नाराज होकर बैठ गई। वो सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं। शैलजा जी बहुत समझदार, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत दशकों से वो राजनीति में, उनका परिवार रहा, उनके पिताजी रहे और केंद्र में मंत्री तक रही हैं शैलजा जी। वो एक छोटी सी बात से भी, कोई भी वाहियात बात अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बोल दी गई और उससे शैलजा जी नाराज हो जाएं, ये शैलजा जी इतनी सीनियर हैं, वो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन कुछ क्या कारण रहे? कारण केवल एक है, ना दोष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ना दोष शैलजा जी का, ना दोष जस्सी पेटवाड़कर, ना वोट देने वालों का। वोट कांग्रेस को पड़े हैं, लोगों ने, जनता ने खूब वोट कांग्रेस को दिया। सिर्फ 22,000 वोटों। ये चुराई गई सरकार है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। ये सरकार केवल चुराई हुई है और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कैसे चुराई गई है। राहुल जी संगठन खड़ा कर रहे हैं, आपको लगता है पूरे प्रदेश में जिला प्रधान हो चुके हैं अनाउंस, संगठन पूरे प्रदेश में बन जाएगा तो उससे मजबूती मिलेगी और एक अच्छा विपक्ष की भूमिका अदा करोगे? 100%। राहुल जी ने बहुत, क्योंकि दुर्भाग्यवश 11 साल से संगठन नहीं था हरियाणा में और अब संगठन बन गया। और संगठन बनाने की जो पहल राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने की, जो की है वो बहुत सराहनीय है। और सभी जो जिला अध्यक्ष बनाए गए वो पार्टी के
लिए वफादारी से और पूरी मजबूती से काम करेंगे। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि भाई आप मजबूती से लगे रहो और पार्टी को मजबूत करो। संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बड़ा हावी है, युवा कहीं ना कहीं असहज फील करता है, वो कास्टिज्म में नहीं पढ़ना चाहता। युवा तो कभी कास्टिज्म में पड़ा ही नहीं। युवाओं को तो डाला जा रहा है आए दिन। सरकार बयानबाजी से, सरकार किसी भी प्रदर्शन को, किसी भी एक धरने को जाति का रूप देती है, कोशिश करती है। ये वो अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं। पहले फूट डालो, फिर फूट नहीं डलती तो फिर जाति पाति पे आ जाओ, फिर धर्म पे आ जाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारी विचारधारा तो ये है नहीं कि हम जाति पाति पे, धर्म पे काम करें या उनके बारे में। हमारे लिए तो सब बराबर हैं और सभी का सम्मान है। किरण चौधरी जी, कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, एक आरोप लगाते रहे कि हुड्डा साहब का कंट्रोल है पूरी कांग्रेस पे। वो तो उन्हीं वही जाने, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस में फैसले राहुल गांधी जी या पार्टी हाईकमान लेता है, जो उन्हें सही लगता है। देखिए पार्टी किसके साथ फैसला लेगी? जिसके साथ जनता होगी। जनता ने जो फैसला लिया है, आज जब वोट चोरी के कारण आप मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हार गए, वोट चोरी के कारण आप छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से हार गए, वोट चोरी के कारण महाराष्ट्र में आप इतिहास की सबसे बुरी हार होगी, लेकिन वोट चोरी के बावजूद हरियाणा प्रदेश में बराबर के वोट आए। केवल 22,000 वोट का फर्क रहा। ये यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुशल नेतृत्व था कि बीजेपी चोरी तो कर गई हमारी सरकार, लेकिन जिस तरीके के हालात और प्रदेशों में यहाँ नहीं हुए। जस्सी भाई, आपने कहा मैं आम घर का लड़का हूँ, आम घर का बालक हूँ, तो जस्सी पेट पर डिफेंडर लाता है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों? तो वही जाने। मेरे को तो, मैंने तो पहले कहा, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई और मेरा हल्का मुझे दिल से चाहता है। उन अगर मेरे हल्के वाले मैंने तेरे के हेलीकॉप्टर देंगे तो हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे भाई। यूँ कड़े लिखा है कि आम, ये कौन सी डेफिनेशन है कि आम घर का कुर्ते पट्टे पाओगे, माटी लागी पाओगे, राम हमने अधिकार ही नहीं बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठने। भाई केवल ये जो युवराज बने फिरते हैं यही बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं। आपने तो बहुत बड़ी बात कही है इंटरव्यू में, भी मैं अपने हल्के की जनता के आगे तो गिड़गिड़ाऊंगा भी, झोली भी फैलाऊंगा। 100%। मैं तो देखिए, कोई कितना ही घमंड कर ले, नेता भिखारी ही होता है। और मैंने अपने नालंद के लोगों से भीख मांगी है और मुझे भिक्षा मिली है, और मैं ये काम मैं हर बार करूँगा। ये लोग, मेरे लोगों को, मेरे हल्के को तय करना है कि मैं उनकी उस भिक्षा के काबिल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन दिग्विजय चौटाला जैसे व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करते कि ये भिक्षा है, क्योंकि ये तो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। तो मेरे लिए तो मेरा नारायण हल्के की जनता सबसे बड़ी है। उसको, उनको लगेगा कि उनका ये बेटा भिक्षा के लायक है, तो मैं अपने आप को काबिल समझूंगा और वो मुझे भिक्षा देते रहेंगे, मैं मांगता रहूँगा। बस जल्दी जल्दी में कुछ रैपिड फायर। प्रदेशाध्यक्ष के लिए पार्टी के पास कुछ नाम चल रहे हैं, आपके हिसाब से कौन उपयुक्त है? अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला, रावदान सिंह या कुमारी शैलजा? किसी को बनाओ, पार्टी हाईकमान का काम है। नेता प्रतिपक्ष, आप भी विधायक दल में हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे काबिल हुआ है। सबसे काबिल क्या, बीजेपी की अगर इस माहौल में अगर बीजेपी की कोई टक्कर ले सकते हैं तो उन्हीं का नेतृत्व वैसा है। गीता बुक्कल जी का, और भी कई लोगों के नाम चल रहे हैं, बहुत काबिल लोग हैं। कुछ कंपेयर करेंगे हम नेताओं को। आपने डॉक्टर अजय सिंह के साथ भी काम किया है, चौधरी अभय सिंह के साथ भी किया है, दोनों में व्यवहार में क्या अंतर था? व्यवहार तो देखिए, थोड़ा सा दोनों की पॉलिटिक्स किस तरह की है? अभय सिंह जी सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। कई बार कड़वा स्वभाव होता है, लोगों को कड़वा स्वभाव राजनीति में पसंद नहीं। अजय सिंह जी नरम, थोड़ा सा नरमाई से पेश आते थे। तो दुष्यंत और दिग्विजय में क्या फर्क? जहाँ तक मैं दुष्यंत की बात करूँ तो मुझे जब तक लगता था, जब 2014 की बात करूँ, 2015 की बात करूँ, तो ये था कि भाई काफ़ी आगे तक जाएंगे, और वो गए भी। दिग्विजय चौटाला का मुझे कोई राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आता। आपने एक कहा था कि अभय सिंह ने इनके लिए बहुत त्याग किया, नैना जी को जब सब जेल में थे, नैना जी को विधायक बनाया, दुष्यंत को हिसार से सांसद बनाया। अभय सिंह जी में एक ही कमी है, कोई कमी नहीं उस व्यक्ति में। अभय सिंह जी में एक ही कमी है कि वो बीजेपी के साथ अपना मोह त्याग नहीं पा रहे। आज भी उनकी पार्टी INLD बीजेपी को सपोर्ट करती है सदन में, बात बात के ऊपर। पूरे परिवार को धमकी मिली, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनकी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमने सदन को 6 बार स्थगित कराया तो INLD के विधायक कुर्सियों पे बैठे रहे,
जबकि उनके पूरे परिवार को धमकियां मिली हुई हैं। बिल्कुल। पहले दिन जब बार बार स्थगन हुआ, 5 बार स्थगन हुआ, 6 बार, तो उन्होंने तो ये बात कह दी थी भी कांग्रेस समय जाया कर रही है। हम तो चर्चा चाहते थे। इस प्रदेश में आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। आए दिन 5 से 6 हत्याएं हो रही हैं, आए दिन 10 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन 50 से ज़्यादा लोगों की किडनैपिंग बच्चे महिलाओं की हो रही हैं। हम चर्चा चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश कहाँ चला गया, एक प्रदेश जहाँ एक अपराधी लॉ एंड ऑर्डर बराबर में चला रहे हैं। मनीषा हत्याकांड पे गैंग ने कहा कि अगर ये कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। बताइए, पुलिस का खौफ खत्म हो गया। आज आदमी की हत्या करते ही गैंग्स की ओर लग जाती है। बिल्कुल, कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये हमारी गैंग का काम है, ये हमारी गैंग का काम है। और पहले अपराधी क्राइम करके भी छुपते थे, लेकिन पुलिस का खौफ खत्म। हम लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा चाहते थे। काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई थी, जो कि जरूरी है आज के दिन। कल मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस, इसके बीजेपी के सभी मंत्री खड़े होकर कहते हैं 2008 में ये हुआ, 5 में ये हुआ, 6 में ये हुआ, 10 में। अरे नहीं सुनना चाहती जनता ये बात कि कब क्या हुआ। जनता ये सुनना चाहती है कि आज जो हरियाणा में क्राइम स्टेट बन चुका है, जो हरियाणा आज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है, उस पे आप क्राइम कंट्रोल कैसे करोगे। मुख्यमंत्री से ये उम्मीद जनता चाहती है कि भाई हरियाणा में क्राइम की कमी आएगी, ये सुनना चाहते हैं। ये नहीं सुनना चाहते कि 2008 में क्या हुआ। अपराध तो सभी जगह थे, पहले की सरकारों में भी अपराध थे, लेकिन अब अपराध बेलगाम हो गया। अब अपराधी सरेआम चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकी देते हैं। नफे सिंह राठी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जान से मार दिया गया। अभय सिंह चौटाला एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धमकी दे दी गई। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धमकी मिल रही है। हरियाणा के एक एक जिले में एक महीने में 20 से ज़्यादा हत्याएं हो जाती हैं। उस पर बोलिए ना कि हमने पुलिस को बड़ी हथियार दिए हैं। आज अपराधियों के पास देखोगे तो आप विदेशी गन्स हैं, बिल्कुल जबरदस्त। हमारी हरियाणा पुलिस के पास वही फंसी हुई 20-25 साल पुरानी। तो ये जवाब इस पे दीजिए ना। ये बताइए कि हमने पुलिस को कैसे, पुलिस को हमने खुली छूट दी है कि भी अपराधियों से प्रदेश को वो करो। जब इस प्रस्ताव पे चर्चा आई तो बीजेपी के नेता मंत्री खड़े होके ये बोलते हैं 2008 में सड़क नहीं थी, 2015 में, 2014 में खड्डे थे सड़कों। पिछली बातें गिनवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 1.5 घंटा बोले, पूरे लच्छेदार भाषण दिया। 8 में ये हुआ, 14 में ये हुआ, 12 में ये हुआ। एक विधायक ने गांव को खड़ा कर दिया। अरे यार, किस तरीके की, मतलब पढ़े लिखे लोगों के जमाने में बात क्या आज की बात करो। कर रहे हो। आज की करो, अब की करो। कमजोर लोग लेते हैं भूतकाल का सहारा, मजबूत और विरले लोग वर्तमान की बात करते हैं। आप बताओ कि आपने पुलिस के लिए क्या किया है जो अपराधियों से निपटने में सक्षम है। अगर इतने सक्षम है तो क्यों सीबीआई को जांच दे रहे हो आप। मजबूर किया गया पुलिस को कि एक मनीषा की हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए। मैंने 7 सवाल पूछे थे हरियाणा पुलिस से, हरियाणा सरकार से, एक का भी जवाब नहीं आया। जस्सी भाई, लॉ एंड ऑर्डर पूरे हरियाणा में सबके लिए चिंता का विषय है। अब मैं बात को समाप्त करता हूँ। जस्सी भाई विधायक बने, लंबी राजनीति करनी है अभी। आप अपने हलके के लिए और खासकर यूथ के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, रोड मैप तो सरकार में होता है, खासकर तो आज तो ये है कि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरे नौजवान भाइयों के रोज़गार की लड़ाई है, किसानों के लिए फसलों की MSP और मुआवजे की बात है, मज़दूरों के लिए उनकी मजदूरी और उनका सम्मान उनको मिले, ये हमारी लड़ाई है। हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा का माहौल मिले, घर से स्कूल तक, घर से कॉलेज तक, और जहाँ भी वो मार्केट जाएं, कहीं भी वो जाएं तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। यही मेरा रोड मैप है। यूथ के लिए क्या संदेश है? मेरे नौजवान भाइयों के लिए केवल एक ही संदेश है। जो लोग जात पात और धर्म की राजनीति करते हों, जो लोग आपसे मुद्दों की राजनीति ना करते हों, आपको जात पात के नाम पे बरगलाने का काम करते हो, वो लोग कभी आपके लिए रोज़गार पैदा नहीं कर पाएंगे, वो लोग कभी आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। उसका साथ दो जो बात मुद्दों की करता हो, उसका साथ दो जो व्यक्ति आपके लिए सही मायने में लड़ता हो। केवल चुनाव के समय आने वाले या जात पात की बात करने वाले कभी आपका भला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, सोचना होगा, समझना होगा और खड़ा होना होगा इन जात पात और धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। जस्सी भाई, लास्ट, हरियाणा में भी नशा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है हरियाणा के युवाओं को, उनके लिए क्या संदेश है? नशा तो किसी का सगा नहीं। मेरे जितने नौजवान भाई हैं, मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में अपना समय बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अपना समय बिताओ। नशा
केवल एक आपको नहीं, नशा आने वाली 3 पीढ़ियों को बर्बाद करता है। और आज हालात जो हरियाणा प्रदेश में हैं वो इस कदर है कि पंजाब से भी बुरा हाल है जी। तो नशा किसी का सगा नहीं और नशे से किसी का भला नहीं हो सकता। तो नशे से दूर रहो। बेरोजगारी की वजह से नशा हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या यूथ को कहेंगे? अपराध भी बेरोजगारी की वजह से है। भी अपने नए स्टार्टअप खुद लगाएं सरकार की, और ना देखें सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। कहाँ दे पा रही है? हमने तो पक्की भर्ती नहीं सुनी आज तक, 7 साल का समय हो गया। ये HKRN हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है, HKRN और फैमिली आईडी। तो लोग इसी में उलझ के रह गए, फैमिली आईडी। बस यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया जस्सी भाई। आप चैनल देखते रहिए, ऐसे यूथ नेताओं को आपके रूबरू करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खुली राय दें अगला पॉडकास्ट किस नेता का करें। बहुत बहुत धन्यवाद।